नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं खबरें अब तक में आज बात होगी हरियाणा में कांग्रेस के उल्टे पड़े दाव की, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की करारी हार की और हरियाणा को लेकर पीएम मोदी के शेयर की पुरानी तस्वीरों की। साथ ही आज उन बड़ी खबरों पर भी चर्चा करेंगे विस्तार से जो पूरा दिन चर्चा का विषय बनी रहे। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा में बीजेपी तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने मारी बाजी, जीता विधानसभा चुनाव। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। हरियाणा में बहुमत हासिल कर बीजेपी ने तीसरी बार जीत दर्ज की है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद हो रहे पहले चुनाव में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन पर परचम लहराया। देश की सबसे पहली अमीर महिला बनी हरियाणा की एमएलए, निर्दलीय जीता चुनाव। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। वहीं इसी बीच देश की सबसे अमीर महिला और कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास राणा को हरा दिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 50 सीनियर डॉक्टरों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के करीब 50 वरिष्ठ डॉक्टरों ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। इन सभी डॉक्टरों ने जूनियर डॉक्टरों के आमरण अनशन के प्रति अपना समर्थन और एकजुटता दिखाते हुए अपने पद को छोड़ा है। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के सम्मान, 3 बार जीत चुके हैं नेशनल अवार्ड। भारत का प्रतिष्ठित और सबसे सम्मानित 70वां नेशनल अवार्ड आज दिल्ली के विज्ञान भवन में संपन्न हुआ। इस सेरेमनी में फिल्म जगत की बेहतरीन फिल्मों, उनकी कास्ट और क्रू को उनके मेहनत के लिए सम्मान दिया गया। इस बार समारोह में बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा में भाजपा बाजार में हरियाली की वापसी, सेंसेक्स निफ्टी 6 दिन बाद बढ़त के साथ बंद। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती के बीच शेयर बाजार में भी मंगलवार को हरियाली लौटी है। 6 दिन की गिरावट के बाद सूचकांक हरे निशान पर बंद हुआ। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 584 अंक बढ़कर 81,634 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 217 अंक मजबूत होकर 25,013 पर पहुंच गई। ये तो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज की वायरल वीडियो आपको दिखा देते हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के देवरिया जैसी घटना सामने आई है। जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाइक सवार शोहदे स्कूली बच्चियों के साथ सरेआम छेड़खानी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्कूल की छात्राएं सड़क पर जा रही हैं, तभी बाइक से कुछ लड़के आते हैं और छात्रा का दुपट्टा खींचकर भाग जाते हैं। आप भी पहले तो देखिए ये वीडियो। बताया जा रहा है कि ये मामला 12 सितंबर का है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वहीं घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। फिलहाल मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि देवरिया में भी बीते 4 अक्टूबर को स्कूल से लौट रही 2 छात्राओं से छेड़खानी की वारदात हुई थी, जिसमें एक बाइक पर सवार 4 मनचलों ने घटना की थी, जो सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। वहीं रविवार को छेड़खानी में फरार चल रहे 2 मनचलों की पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी भी की थी। बाकी की तलाश जारी है। फिलहाल खबरें अब तक में बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। चुनाव आयोग से आए रुझानों से लगभग साफ हो गया कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई है। पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि देखा जाए तो हरियाणा का रिजल्ट चौंकाने वाला नहीं है, हैरानी भी नहीं होती, क्योंकि अगर आप बीजेपी की राजनीति को और भी ज्यादा करीबी से देखेंगे तो हरियाणा का रिजल्ट उसी का नतीजा है। बता दें कि दरअसल चुनाव में कांग्रेस ने किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा खूब उछाला। खासकर किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को खूब घेरा। यहां तक कि कह दिया कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को दिल्ली जाने के लिए हरियाणा की सीमाएं खोल दी जाएंगी। खासकर जाट बिरादरी को बीजेपी से छिटकाने के लिए खूब रणनीति बनाई गई। एक तरह से दिखाने की कोशिश हुई थी कि हरियाणा के किसान बीजेपी से नाराज हैं और इसी बार
किसान बीजेपी को सबक भी सिखा देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि आज जिस तरीके से परिणाम आए उससे लग रहा है कि अगर किसान नाराज थे तो कैसे मान गए और बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में किसान के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था जवान का। कांग्रेस ने इसे सीधे अग्निवीर से जोड़ दिया था, क्योंकि सेना में करीब 10% जवान हरियाणा से होते हैं। इसी को कांग्रेस ने हथियार बनाया और केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को जवानों के साथ सबसे बड़ा धोखा बनाया। वैसे तो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने यही मुद्दे देश भर में उठाए, जहां हरियाणा में 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन इस बार कांग्रेस का दाव उसी पर भारी पड़ गया। इसीलिए अगर हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है तो ये साबित किया जाएगा कि जवान और किसान को लेकर जो नाराजगी की बात कही जाती थी वो असलियत में नहीं है। साथ ही हरियाणा के जाटलैंड में बीजेपी को जिस तरीके से कामयाबी मिली है उससे फिर सवाल उठता है कि किसान और जवान का मुद्दा कहां है। क्या फिर आगे कांग्रेस इन मुद्दों को उठाने की स्थिति में होगी? इस चुनाव परिणाम से ये भी साफ हो जाएगा कि अग्निवीर स्कीम को लेकर विपक्ष जो नैरेटिव सेट कर रही है उसका जमीन पर कोई असर नहीं हो रहा है। अगर हरियाणा की जनता अग्निवीर स्कीम को सही मानती है तो फिर विपक्ष के लिए यह मुद्दा उठाना आसान नहीं होगा। खैर, इसी के साथ रुक करेंगे खबरें अब तक की अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के रिजल्ट आने लगे, सीटों पर हार जीत की भी घोषणा होने लगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एनसी गठबंधन जीत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस गठबंधन ने बहुमत का जादुई आंकड़ा भी पार कर लिया। कांग्रेस एनसी अभी तक 51 सीटों पर लीड कर चुकी है। चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस एनसी गठबंधन को बहुमत दिया। आपको बता दें कि साल 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव है। एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान जताया गया था। बता दें कि साल 2014 में विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी सभी 25 सीटें जम्मू में ही जीती थी। कश्मीर में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। जम्मू कश्मीर में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी को अकेले जम्मू से ही कम से कम 30 से 35 सीटें जीतनी जरूरी थी, जबकि घाटी में भी उसे अच्छा प्रदर्शन करना था। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि आर्टिकल 370 हटाने के फैसले और नया कश्मीर का वादा करने वाली बीजेपी को चुनावी फायदा क्यों नहीं मिला। बता दें कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया था और जम्मू कश्मीर का न सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया बल्कि इसे केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया था। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने विकास, नौकरियों और सुरक्षा के नाम पर नया कश्मीर का वादा रखा। हालांकि आर्टिकल 370 हटाने से लोगों को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने की कोशिशें बहुत कम हुई। खैर, बढ़ते हैं इसी के साथ हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव ने भी बीजेपी के लिए सकारात्मक संदेश दिया। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न हुए। हालांकि यहां बीजेपी को सरकार बनाने लायक आंकड़ा नहीं मिला, लेकिन हरियाणा में हैट्रिक लगाने के बाद और द्वार जरूर खुल गए हैं। बता दें कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति और उनके समर्पण को दिया जा रहा है। हरियाणा की जनता और जमीन से उनका सालों पुराना रिश्ता है, जिसकी तस्वीरें आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की हैं। आज विधानसभा चुनाव के रुझानों में हरियाणा में बीजेपी ने अकेले दम पर सरकार बनाने का आंकड़ा हासिल किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल मोदी आर्काइव पर हरियाणा में उनकी जो पुरानी तस्वीर शेयर की गई है वो ये बताती है कि हरियाणा से उनका ताल्लुकात कितना गहरा और कितना पुराना है। इस तस्वीर को शेयर कर उन्होंने अपनी पुरानी यादें ताजा की हैं। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री एक चुनावी सभा के दौरान तैयार किए गए मंच पर बैठे दिख रहे हैं। ये मौका विधानसभा चुनाव का था। सोनीपत में बीजेपी की जनसभा आयोजित हुई थी। तस्वीर में दिख रहे कमल के फूल वाले बैनर से साफ होता है कि ये जनसभा भाजपा के तत्कालीन उम्मीदवार देवीदास के समर्थन में चल रही थी। नरेंद्र मोदी इस दौरान भी मौजूद थे। बता दें कि बाबू देवीदास आपातकाल के बाद सन 1977 के चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सोनीपत से पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद 1982 और 1987 में भी वो सोनीपत से जीते थे। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी काफी नजदीकी रही। वो मूल रूप से हरियाणा के थे, लेकिन बाद के दिनों में सूरत में शिफ्ट हो गए थे। लंबी बीमारी के बाद साल 2019 में उनका निधन हो गया। फिलहाल इन खबरों के अलावा फिर से रुक करते हैं उन खबरों पर जो आज पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ो और पहली महिला साजिदा मोहम्मद का गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें कि अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। वहीं 1990 बैच के आईपीएस अरुण सारंगी ने ओपीएससी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। अरुण कुमार सारंगी को पिछले महीने राज्य सरकार ने उड़ीसा लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था, जहां उन्होंने आज कार्यभार संभाल लिया है। वहीं ईडी ने मणिपुर में कांग्रेस अध्यक्ष किशम मेघचंद्र को समन भेजा। ईडी के समन पर कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए इसे प्रतिशोध, उत्पीड़न और बदले की राजनीति बताया। वहीं केरल विधानसभा के 12वें सत्र का आगाज का आज तीसरा दिन है। कल शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। अब इसी के जवाब में आज विजयन सरकार ने निंदा प्रस्ताव पेश किया। वहीं हरियाणा में इस बार के विधानसभा चुनाव की शुरुआत रुझानों में उल्टा और उलटफेर पर देखने के बाद इन्हीं सबके बीच भाजपा सांसदों ने सबसे पुरानी पार्टी की चुटकी भी ली। सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस का नाम लिए बिना सोशल मीडिया पर जलेबी की तस्वीर साझा कर हमला बोला। वहीं इसरो ने मंगलवार को ऐलान किया कि 7 साल से ज्यादा समय पहले रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण करने वाले PSLV 37 रॉकेट के ऊपरी चरण यानी कि PS4 में पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर लिया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि मंगलवार को जर्मन संघीय रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ टेलीफोन पर उन्होंने बातचीत की है। दोनों नेताओं ने हवाई और समुद्री क्षेत्र में अभ्यास और रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की। इसके अलावा कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के करीब 50 वरिष्ठ डॉक्टरों ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन डॉक्टरों ने ये कदम जूनियर डॉक्टर के साथ एकजुटता जताने के लिए उठाया है। वहीं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पहुंचे, जहां उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तो थी हमारी आज की खास खबरें जो पूरे दिन काफी सुर्खियों की वजह बनी रही। लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। वादे हैं, वादों का क्या? भ्रष्टाचार को लेकर कुछ ऐसे ही हालत भारत में है। जी हां, भ्रष्टाचार को लेकर राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उसको अमल में कोई नहीं लाता। और किसी को तो छोड़िए, जिसकी सरकार है वो भाजपा भी आज अपने किए वादों को भूल गई है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाया था। इसी तरह विपक्षी दलों ने भी केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को निशाने पर रखा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के भ्रष्टाचार पर एक दूसरे पर जबरदस्त प्रहार के बावजूद ये मुद्दा सुरसा में मुंह की तरह लगातार फैलता जा रहा है। बता दें कि भ्रष्टाचार की इस गंगोत्री से कोई अछूता नहीं है। भ्रष्टाचार की जड़ से खात्मा करना है उसका तो दूर, बल्कि सत्ता तंत्र भ्रष्टाचारियों की ढाल बनकर खड़ा है, जिसमें कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं है। देश को खोखला करने वाले इसी धीमे जहर का साथ देने में केंद्र और राज्यों की सरकारें भी पीछे नहीं है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारों ने 212 मामलों में सीबीआई को भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए 543 अफसरों और कर्मियों पर मामले लंबित है। इसमें कई मामलों में दोषी अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं और समय सीमा चूकने के कारण कोई भ्रष्ट अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। गौरतलब है कि सरकारी विभागों में विषबेल की तरह बढ़ते भ्रष्टाचार पर भारत विश्व में कलंकित हो रहा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में 93 स्थान पर पहुंच गया। देश की तरक्की में बाधक बना यह मुद्दा सिर्फ शोर शराबे तक सीमित है। जमीनी स्तर पर कोई भी राजनीतिक दल इसके खात्मे की दिशा को लेकर गंभीर नहीं है। इसलिए जब तक भ्रष्टाचार मौजूद है तब तक देश इस मुद्दे पर शर्मसार होता रहेगा। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें जरूर बताएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। मनुष्य को अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए।